हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं, जेई एडवांस सीरीज का सेकेंड चैप्टर, क्लास 12 का ये सेकेंड चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। इसमें हम लोग लास्ट 15 इयर्स का क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात ध्यान क्या रखना है ना, पिछले 15 साल में 15 इयर्स में इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से 22 क्वेश्चंस आया है। इन टोटल 22 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक वीडियो काफी लंबा होगा, इसमें हम दो वीडियो बनाएंगे। 11 क्वेश्चंस का दो वीडियो रहेगा। सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में पूछा कैसा कैसा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, है ना। जैसे ये रहा अपना क्या पहला जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 1 करेक्ट आंसर। ये सब एक करेक्ट आंसर वाले हैं। यहाँ शुरुआत हो रहा है अपने पास 81 से, है ना, 1981 से ऐसे करके आया, और इधर जाकर के 2009 2007, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 2009 से डिस्कस करेंगे। लास्ट 15 इयर्स में ये सब मिलेगा। ऐसे करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन 2017 में आखिरी क्वेश्चन आया है इसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन में। उसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस विथ मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, 1 करेक्ट 99 में। फिर 2013 में आया, 13 वाले को डिस्कस किया जाएगा, 16 को डिस्कस करेंगे, और इधर 2017 वाला भी मल्टीपल चॉइस ही है इधर से। तो ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स फिर से 94, तो उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अब आ गया सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। सब्जेक्टिव थोड़ा जरूरी होता है, क्लियर। ये 78 में आया हुआ है। अब इतना पुराना जाने की जरूरत नहीं है, मेंस की जो तैयारी करेंगे तो उसमें इसको प्रैक्टिस के लिए ये सब बना लेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है ना, कोई 90 का है, 92 का है, इनका ध्यान रखना है। ये सब बहुत पुराना क्वेश्चन है, इस पर हम यहाँ बात नहीं करेंगे। 94, ये 2004 2006, ये नहीं। फिर आया एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। ये कॉम्प्रिहेंशन लाइक पैराग्राफ दे दिया, 2008 में आया हुआ है। तो इस 2008 वाले क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर लेंगे। लास्ट 15 इयर्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, न्यूमेरिकल और इंटीग्रल वैल्यू वाला, ये अभी भी आता है और यही लेटेस्ट वाले में आया हुआ है। यहाँ देखने वाली बात क्या है ना, ध्यान देना है थोड़ा। हम बात क्या कर रहे हैं, जेई एडवांस सॉल्यूशन चैप्टर से क्या क्वेश्चन है, तो इंटीजर या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन नंबर 46 से 2014 से शुरू हुआ है ना। फिर 15 में भी आया है, 16 में भी आया है, ये वाला फिर होगा अपना 17 का होगा, हाँ 18 में आया हुआ है, 18 में 2 क्वेश्चन आया है। इस तरह से ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, इंटीजर टाइप वाले में हर साल 19 में 2 क्वेश्चन है, फिर 20 में आया, 20 के बाद इधर 21 में आया, 21 के बाद 22 में आया। मतलब ये इंटीजर टाइप से हर साल क्वेश्चन आ रहा है एडवांस में, चैप्टर सॉल्यूशन में। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला भी जो आएगा वो इंटीजर टाइप आएगा, उसके बाद इधर आंसर की, फिर एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं, बस हो गया खत्म। तो इन सब क्वेश्चंस को अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस, हम देखे क्या है ना, टोटल 22 क्वेश्चन आया है अभी तक में पिछला 15 साल से, और रिसेंट में तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करना है, और ये चैप्टर का 2 पार्ट में रखा गया है। 11 क्वेश्चन, क्योंकि एक पार्ट रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर वो, ठीक है। और लंबा वीडियो लोग देखना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं छोटा में काम हो जाए, है ना। जितना शॉर्ट लाइफ हो उतना इजी लगता है। अब तो वीडियो से भी अब रील का जमाना आ चुका है, तो उसी पे बात करेंगे हम लोग, क्लियर। तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करना है, ये रहा। ये जेई एडवांस में पूछा हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन दे दिया गया है इतना। तो ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पर, क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है वो देखा जाए। देखते हैं कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर दे दिया इज। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है उसको लिख लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, KH का वैल्यू दे दिया है। KH का वैल्यू क्या दे दिया,
कि 1.0 इंटू 10⁵ ATM काफी हाई वैल्यू है, मतलब नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी पानी में। पढ़े भी थे कि KH जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। ठीक है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, ये भी ध्यान देना है। मोल फ्रैक्शन x डैश a लिख लेते हैं, x डैश ऑफ N2 इन एयर में है वो 0.8 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर इन 10 मोल डिजोल्व, कितना डिजोल्व होगा एट 5 ATM प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर वो रखा गया है कि P टोटल बराबर 5 ATM है। आई बात समझ में? और वो 10 मोल पानी में कितना घुलेगा, ये पूछा गया है कि कितना मोल्स नाइट्रोजन N2 गैस जो है डिसॉल्व होगा 10 मोल्स ऑफ वाटर में, कब? जब प्रेशर 5 ATM, मतलब टोटल प्रेशर 5 ATM है, और 5 ATM जो प्रेशर है उस समय नाइट्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या रखा गया? वो रखा गया है 0.8। तो यहां से सबसे पहले हमको ना पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का पता कर लेना है। पार्शियल प्रेशर, तो हमारे पास डाल्टन्स लॉ को यूज करेंगे यहां पर कि P इज इक्वल्स टू, मतलब P ऑफ N2 इज इक्वल्स टू P टोटल इंटू X ऑफ नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ ये नाइट्रोजन का गैसेस में दिया है। जब हम ये लॉ पढ़ते हैं हेनरी लॉ, तो वहां पर P इज इक्वल्स टू KH इंटू X आता है। ये मोल फ्रैक्शन इन वाटर है, बट ये मोल फ्रैक्शन दिया क्या है? इन एयर, X डैश दिया है। तो डैश को अलग, तो हम पहले यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, सीधा सीधा पुट कर देना है कि टोटल प्रेशर अपने पास कितना है? 5 है, इनटू नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन अभी 0.8 है, इज इक्वल्स टू 4। तो 4 आ गया क्या? टोटल प्रेशर ATM में। अब क्या काम करना है? ये रहा मोल फ्रैक्शन, X पता कर लेते हैं कि उस पानी में कितना X प्रेजेंट है ना। तो पानी में X प्रेजेंट होने के लिए देखो KS तो दिया हुआ है, प्रेशर यहां पता चल गया, तो हम क्या करेंगे? बस इसको डिवाइड कर देंगे, तो हम कहेंगे X N2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर इज इक्वल टू, ध्यान देना है, हम बस डिवाइड करने वाले हैं कि P ऑफ नाइट्रोजन बाय KH, इट इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे? तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 4 ATM डिवाइडेड बाय KH का वैल्यू दे दिया, ये 1 है ना, कितना? 1 पॉइंट है, सॉरी ये 10 नहीं था, ये 1 है। ओके, तो 1 इंटू 10⁵ ऊपर आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगा 1 की जगह हो गया ये 4 इंटू 10⁻⁻5। ये आया सॉल्युबिलिटी, ये X, मोल फ्रैक्शन ऑफ X इन वाटर। क्लियर? मतलब नाइट्रोजन इन वाटर। अब देखो ये मोल फ्रैक्शन किसका आया? नाइट्रोजन का आया। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था, एकदम सिंपल वाला अपना फॉर्मूला, यही नीचे ही बता दे रहे हैं, ध्यान देना। जब हम बोलेंगे X ऑफ N2, तो वो क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। देखो ये वैल्यू ऐसे ही बहुत छोटा लग रहा है, 4 10⁻⁻5 है, तो नीचे इसमें ऐड करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमको 10 मोल, तो हम यहां क्या कर देते हैं? यहां रख देते हैं 10 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है, X पता चल गया, ये रहा X का वैल्यू, यहां पर जस्ट ये सेट कर देंगे, ये 10 इधर आकर इनटू हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू, क्या लिखा जाए? इस नंबर से 10 से इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। इट इज योर आंसर, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है? देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, चलो। तो कैसे सॉल्व किया गया? यहां पर ये जो 0.8 दिया हुआ था वो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, किसमें? एयर में, पानी में नहीं। और हेनरी लॉ कहां काम करता है? मोल फ्रैक्शन, जब वो गैस पानी में डिसॉल्व हो। तो हम पहले क्या कर लिए उसके लिए, यहां पर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 नहीं दिया था, N2 फाइंड कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, 120 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया गया है 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान देना है, ये रहा क्वेश्चन। सॉल्यूशन डेंसिटी दे दिया, द मोलारिटी पूछा है। मोलारिटी के लिए क्या काम करना है? याद होगा जब हम इस चैप्टर को पढ़ाए थे और फॉर्मूला लिखाए थे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला था अपने पास, मोलारिटी इज इक्वल्स टू, ये 12 नंबर को सॉल्व किया जा रहा है कि हम बोले थे परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मोलर मास ऑफ या मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट लगा दो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से बनेगा। इससे डायरेक्ट मेंस में भी क्वेश्चन आता है, एडवांस में तो अभी दिख ही रहा है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी में ही डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज में, सॉल्यूशन चैप्टर में। क्या काम करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो क्या होगा, ध्यान देना। यहां पर काम क्या किया जाएगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है कब? 120 ग्राम यूरिया डिसॉल्व हो रहा है, कितने में? 1000। तो पहले तो मास परसेंट पता कर लेते हैं कि 120 ग्राम यूरिया है और 1000 ग्राम वाटर है, दोनों को जोड़ देते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, वो आ जाएगा 1120 ग्राम इनटू इधर 100 कर लिया जाए। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 1010 कट गया, 12 है, और इधर जब ये सॉल्व करते हैं तो नियर अबाउट 10.6 या 7% के आसपास आता है। ठीक है, ये क्या आ रहा था? 10.7 के आसपास आता है परसेंट में। मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, अपना सब लोग कर लेना है। ओके, ध्यान देते हैं। ये आ गया परसेंट, इसको कहाँ सेट कर देते हैं? इधर। डेंसिटी दे ही दिया ग्राम पर ml, तो डेंसिटी को यहाँ लगा देंगे। 10 मोलर वेट किसका? यूरिया। सॉल्यूट कौन है इधर? यूरिया डिसॉल्व हो रहा है तो यूरिया का लगा देते हैं। तो हम सीधा इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज 10.7 इंटू डेंसिटी 1.15 इंटू क्या अगला 10 नंबर है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60। यही चीज जब एकदम सॉल्व किया जाता है तो ये वैल्यू निकल कर आता है 2.05। हाँ, ये हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एग्जाम में कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो बच्चों को हम यही बोलते हैं कि कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ठीक है, प्रैक्टिस जो है ना इस तरह का मल्टीपल डिवीजन, ये खुद से करो, इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि एग्जाम में फिर वो इजी हो जाएगा। सोचोगे एग्जाम में डायरेक्ट कर लेंगे, कैलकुलेशन में क्या है वहीं कर लेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। ये मिस्टेक वहां नहीं करना है। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दिया जाए, है ना। तो जैसे ही हम 13 की बात कर रहे हैं, यहां पर 13 बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ध्यान देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस, जो 0.1 ग्राम है इन 100 ग्राम वाटर। ये रहा, ये टॉपिक है कौन सा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले से आया है। कब आया? 2011 का क्वेश्चन है कॉलिगेटिव। इसके ऊपर वाला भी 11 का ही था, मतलब 11 में 2 क्वेश्चन आया था, दोनों पेपर में होगा एक एक। ठीक है,
फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है किसका, सॉल्यूशन कंटेनिंग। तो हम लोग पढ़े थे कोलिगेटिव में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू मोलैलिटी इंटू के एफ। सब वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है, जो जो भी डाटा है वो सब दिया हुआ है। पहले तो ये सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले चैप्टर का है। क्या है वो सॉल्ट, सॉल्ट है K3FeCN होल 6। तो आई का वैल्यू पहले पता करते हैं। आई, इसको पानी में देंगे तो कितना आयंस डिसोसिएट होगा। तो ये तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये तो डिसोसिएट नहीं होगा पानी में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ लिखा नहीं है, मतलब मान के चलेंगे 100% डिसोसिएट हो रहा है। अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है तो ये एक पार्टिकल और ये जो बाहर है काउंटर आयन वो 3 है, तो यहां पर आई का वैल्यू टोटल 4 होगा। वेंट ऑफ फैक्टर यहां 4 लगाएंगे। मोलालिटी कितना है, तो क्या है, ये भी एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी कोई काम नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला और कैलकुलेशन करना है। ध्यान देते हैं इधर। तो डेल्टा टी एफ कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट प्योर माइनस सॉल्यूशन, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू यहाँ पर 4 वो लगा देते हैं डायरेक्ट, इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी आता है कैसे, अब मोलैलिटी गिवन मास मोल्स पर केजी है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 0.1 ग्राम कितने में, तो मोलर मास ये रहा, वो 100 ग्राम में, सब कुछ पुट कर देना है। तो हम बोल देंगे ये 0.1 हो गया डिवाइडेड बाय 329 इंटू ग्राम में, तो इसको चेंज कर लिए केजी में और इसको इंटू कर दिया जाए के एफ भी दिया हुआ है 1.86। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब वो प्योर वाटर होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर जो इस क्वेश्चन में है ना, डिग्री सेल्सियस में ही लिया जाता है वैल्यू। जब भी हम यहाँ टेम्परेचर चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो बॉइलिंग पॉइंट हो, डिग्री सेल्सियस में ही पुट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रहा, तो यहां से माइनस या ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, ये चीज को सॉल्व करते हैं। जब ये पूरा का पूरा सॉल्व किया जाएगा, है ना, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, हम इधर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आता है 0.0226, ये वैल्यू निकल कर आता है इतना। वो क्या बराबर, ये तो 0 है, इसको हटा दे, तो माइनस डेल्टा टी एफ ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस इधर से इधर आ जाएगा, तो मिलेगा फाइनल आंसर क्या, कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू माइनस 0.0226। यहाँ आंसर दिया हुआ है 10 टू द पावर -2 के फॉर्म में। तो पॉइंट से अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट यहाँ पर आ गए 26 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, वही ये दिया हुआ है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व, कि इसका जो आंसर है फ्रीजिंग पॉइंट वो माइनस इतना आएगा। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास। ठीक है, तो अब हम इसको यहां पर मिटाते हैं, ध्यान देना। कोई सॉल्यूशन फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, बोला तो डाइल्यूट बोल दिया, कंटेनिंग इतना ग्राम 0.25 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल, मतलब जो सॉल्यूट दिया गया है वो नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल नहीं है, नमक टाइप का होगा, और नमक भी नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब यूरिया टाइप का हो सकता है, शुगर टाइप का हो सकता है। सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो एलिवेट हुआ है एट 1 atm प्रेशर इज 2 डिग्री सेल्सियस। कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन मतलब डेल्टा, ध्यान देना इधर, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई
वेंट ऑफ फैक्टर है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू 1 हो जाता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मोलैलिटी इंटू केवी, आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप ध्यान देना। तो डेल्टा टीवी2 दिया है इज इक्वल्स टू, मोलैलिटी पहले देख लेते हैं, है ना। तो मोलैलिटी 2 पॉइंट इतना ग्राम 100 ग्राम वाटर में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो दे दिया। एज्यूमिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन, आगे पढ़ते हैं फिर ये सॉल्व किया जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर, ओहो इसमें ना वेपर प्रेशर फाइंड करना है। मतलब यहां पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको बताते हैं। यहां कह रहा है कि वेपर प्रेशर, ये थोड़ा क्लियर नहीं आ, ठीक है कोई बात नहीं। तो बोल क्या रहा है, द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। क्या क्या काम करना है उसको देख लेते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूला लगेगा, दोनों को सॉल्व करना है। पहला तो ये लगेगा, फिर हम लोग पढ़े हुए हैं वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है ना। तो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट कहते हैं प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट में वाटर का वेपर प्रेशर 180 एम मतलब 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। ऊपर नीचे तो वही लग जाएगा, ये पूछा गया और ये बताना है, ये भी फाइंड करना है इस वाले फॉर्मूले से, है ना। इस वाले फॉर्मूले से क्या करना होगा, तो क्वेश्चन में देखो शुरुआत में ना लिख दिया है इधर कि आप जो है कितना कितना ग्राम का मिक्सिंग करिए। तो देखो यहां लिखा हुआ है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस, है ना। इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, तो ये रहा अपना सॉल्यूशन कि, तो मोलैलिटी 2.5 बाय मोलर वेट, ये नहीं पता है, ये पता करना होगा तभी आगे का काम हो पाएगा, है ना। इनटू ये दे देता तो काफी इजी हो जाता काम, तो हम यहीं पे डायरेक्ट पुट करके काम कर लेते, लेकिन दिया नहीं है। 100 ग्राम में इसको ऊपर 1000 कर दिए, ये हो गया। तो मोलर वेट क्या आ जाएगा, मोलर वेट दिस बराबर, ये उधर उधर सा, तो ये हो गया अपना 2020 कट गया। और केवी का वैल्यू लिख देते हैं, केवी दिया हुआ है क्वेश्चन में आगे कि केवी जो है वो 0.76 मानिए, 0.76 मानिए, ये रहा, ये तो अपना दूसरा फॉर्मूला है। क्या किया जाएगा बताओ, तो मोलर वेट डिवाइड हो गया 2 से, मतलब 2.5 इंटू 10 इंटू 0.76 डिवाइडेड बाय 2, ये आया। इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अभी आगे समझ में आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या आता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है, ये मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिस दिस दिस। अब काम क्या किया जाए कि पी नॉट मतलब प्योर स्टेट में वाटर का वेपर प्रेशर 760 माइनस पी एस बाय 760 इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन यही निकाल लेते हैं, है ना। हमको मोलर मास का पता चल चुका है, मोलर मास ये है, और मोल्स किसका निकालना है, तो जितना ग्राम कितना ग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन में शुरुआत में, ये 2 पॉइंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स, हम उस सॉल्यूट का बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और बोला क्या है ना कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत लो है, तो नीचे जो हम दोनों प्लस करते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट का रखेंगे। सॉल्वेंट कितना ग्राम था, 100 ग्राम पानी था, मोल्स में कैसे चेंज होगा, बाय 18 कर देंगे। ये वाला टर्म मोल्स में कैसे चेंज होगा, तो गिवन मास 2.5, मोलर मास ये रहा, इसको सॉल्व करके भी यहाँ लगा सकते हैं, बिना सॉल्व करके भी यहाँ पुट करेंगे, अपने अपने सॉल्व होता चला जाएगा। तो क्वेश्चन में ना जब भी सॉल्व किया जाए वैल्यूज को छोटा रखना, ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है।
तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लगाएंगे। तो 2.5 डिवाइडेड बाय ये और बाई 2, 2 तो ऊपर। तो ध्यान देना थोड़ा, हम काम क्या करने वाले हैं। 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 मतलब गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास तो ये रहा, इसको नीचे इंटू 10 इंटू 0.76, इसको थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, इंटू अब आता है ये 100 बाय 18, 18 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो बाई 2 इधर लिख देते हैं। इस पूरे को सॉल्व किया जाए, है ना, कुछ नहीं है, यहां पर कैलकुलेटर यूज करेंगे। जब ये पूरा सॉल्व होता है तो ये निकल कर आता है 0.047। क्लियर है? इसको इधर ले जाके इससे इंटू कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 760 माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये जब इससे इंटू होगा तो वो भी हमारा सॉल्व किया हुआ है, ये आ जाता है 35 पॉइंट, एक सेकेंड, 35.72। इसको अब इससे माइनस कर देंगे, तो फाइनल जो आंसर आता है पी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा ज्यादा, पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 724 mm ऑफ Hg आएगा। ये रहा, यही इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। मतलब सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट सब लोगों को खुद से कर लेना होगा, कैलकुलेटर का हेल्प नहीं लेना। हमारे पास कैलकुलेटर है, हमको मेंस एडवांस नहीं देना, तुम लोगों को देना, वो देख लेना, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, ये इस तरह से सॉल्व करेंगे, इधर 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 इधर। क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन में दो फॉर्मूले का हेल्प लेकर के ये काम करेंगे। क्यों दूसरा फॉर्मूला? क्योंकि मोल फ्रैक्शन बी का चाहिए था। बी में सॉल्यूट का मास दे दिया था, सॉल्वेंट का भी मास दे दिया पानी, लेकिन सॉल्यूट का ना मोलर मास नहीं दिया, तो मोलर मास हमको इस फॉर्मूले जाके निकालना पड़ा। आई बात समझ में? इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, इसी में प्योर वाटर के बारे में बोल रहा है। अच्छा, ये रहा, ध्यान देते हैं कि प्योर वाटर फ्रीजेज एट, है ना। इसमें थोड़ा सा, एक सेकेंड, अगर नॉर्मल हम करें तो क्या दिख रहा है। अगली बार जो है ना, ये पीडीएफ बनाने में ही थोड़ा ध्यान रखा जाएगा कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ना। यहाँ तो देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर अब है अपने पास 15, तो इसको इसी वाले मोड में ले आते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, प्योर वाटर फ्रीजेज एट 720, मतलब T0F दिया हुआ है 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस at 1 bar. Addition of ethanol in water changes the freezing point of the solution. Use the freezing point depression constant of water दे दिया, freezing point shown below, present plot। अच्छा, ये हमारे पास 4 ग्राफ है, ठीक है। यहां पर इस साइड में ये वेपर प्रेशर लिखा गया है, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन को ना अभी रहने देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते हैं, हम ये फोटो क्लियर नहीं आ पाया है, ठीक है। काम क्या करना है देखते हैं, ध्यान से देखना, बना लेंगे। देखो करना क्या है ना, T0F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, अब जो सॉल्यूट है अपना इथेनॉल है, तो आई का वैल्यू कुछ होगा नहीं, मोलैलिटी इंटू KF पुट करते हैं, ठीक है। ध्यान से लें, यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, ये सब पुट करके,
क्लियर? तो देखते हैं कि ये दिस बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर ना सीधा 0 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, माइनस TF ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोलैलिटी क्या आएगा, ये रहा 34.5 डिवाइडेड गिवन मास बाय मोलर मास। इथेनॉल है और इथेनॉल का मोलर मास आ जाता है कितना, 46 दिया भी हुआ है। कितने में, 500 ml ग्राम वाटर, तो इसको ऊपर ऐसा 1000 कर दिए और यहीं पर इंटू KF का वैल्यू भी यहां दिया हुआ है। KF का वैल्यू आप ले लीजिए 2। ठीक है, तो इतना सब कुछ सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में। 2 0 2 0 कट गया, ये 10 5 2 हो गया, है ना। इस तरह से ये सब का पूरा ये दिया है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट एरिया, ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू सब आ गया। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू मिलता है -3 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर केल्विन में तो 270 केल्विन के नियर बाई आता है। इसका मतलब क्या कि देखो ये वाटर लिखा है, ये अपना इथेनॉल प्लस वाटर, मतलब ये वाला जो कर्व है ना ये सॉल्यूशन का है, ये वाटर का है, ऊपर वाला वाटर नीचे सॉल्यूशन, और ये फिर इस तरह से बोल रहा है ये आइस है, ये आइस लिखा हुआ है, और इधर टेम्परेचर। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो पहला ग्राफ तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, है ना। इसमें तो कुछ डिस्कस करने का ही नहीं रहा। सेकेंड और थर्ड पर देखो, सेकेंड और थर्ड दोनों सही ग्राफ है, बट कितना सही है वो देख लेते हैं। तो जैसे ही ये काम किया गया ना, तो ध्यान से देखना, ये रहा वाटर, टेम्परेचर इधर से इधर आ रहे हैं तो घट रहा है, इधर से इधर बढ़, तो इधर घट रहा है तो वेपर प्रेशर भी घट रहा है, सॉल्यूशन का भी घट रहा है। आइस कब बनेगा, जिस समय फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये रहा 270, ये जो है ना अपना क्या 270 लिखा हुआ है। और बुक में थोड़ा क्लियर है, यहाँ फोटो खींचने में PDF बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया हमको, ओके कोई बात नहीं। तो ये रहा, तो जिस समय 70 होगा उस समय से आइस आना शुरू। यहाँ पर क्या लिखा है 71, नहीं 71 तो नहीं आया, इसको जब हम सॉल्व किए इस समय फ्रीज होगा सॉल्यूशन, मतलब इस टाइम से, मतलब दोनों ग्राफ करेक्ट है, बट किस टेम्परेचर पर लेना है, तो सिर्फ डी ऑप्शन में आएंगे। डी ऑप्शन क्या है, ये उल्टा वाला ही है, फिर से डी वाला भी फिर क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये रहा, टेम्परेचर घट रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़, ये तो संभव ही नहीं है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तब तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। ये 2017 का क्वेश्चन है ना, ये 2017 का क्वेश्चन था ये पूरा का पूरा। तो ठीक है, यहीं पे इसको सॉल्व कर दिया गया, क्लियर ना। ओके, अब देखो क्या है अगला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। अब आ गए हम लोग मल्टीपल चॉइस के पास। मल्टीपल चॉइस में क्या बोल रहा है वो ध्यान देना, है ना। मल्टीपल चॉइस कहता है पहला, इसमें आंसर 1 से ज्यादा करेक्ट होगा, ये तो 99 का है, तो हम बोले 99 पे बात नहीं करना। 17 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन एंड एथिलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, वही देख लेते हैं। ये जो है आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है एट रूम टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस, ट्रू स्टेटमेंट, कौन कौन सा ट्रू, तो हम लोग पढ़े थे डेल्टा जी पॉजिटिव, कोई भी सॉल्यूशन चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, और आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच जो लिखा वहां 0 होगा, है ना। क्या बताया गया था, डेल्टा एस डेल्टा वी भी 0 होगा, ये रहा, इतना सब कंडीशन है। तो यहाँ क्या क्या सही होने वाला है, डेल्टा जी तो पॉजिटिव लिखे, ई वाला सही नहीं है, डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव, ये तो सही है,
फिर डेल्टा एस सराउंडिंग का क्या कहता है ना। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा एस सराउंडिंग, तो सराउंडिंग का तो जीरो रहेगा, सराउंडिंग से तो मतलब ही नहीं है, जो होना है वो सॉल्यूशन के अंदर होना है, तो ये वाला पार्ट अपना क्या रहेगा, ये तो ठीक है। डेल्टा एच कोई इंथाल्पी चेंज नहीं होता है, ये भी सही है। तो डेल्टा एस सिस्टम का पॉजिटिव है, रेंडमनेस अंदर बढ़ रहा है, पार्टिकल्स मूवमेंट बढ़ रहा है, लेकिन सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है उसकी वजह से, तो हम क्या बोलेंगे ये। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 3 है, बी, सी और डी, ये तीनों करेक्ट ऑप्शंस हैं, उन इसको ध्यान में रखकर चलना है। ओके, नेक्स्ट इज 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर भी देखो, ये तो हर क्लास में हर टीचर लिखवाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, कौन सा नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। कुछ कुछ एग्जांपल 5 7 10 हम भी जैसे बहुत सारा एग्जांपल लिखवा देते हैं। क्या है, मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन दिखाता है, तो पॉजिटिव मतलब आपस में अट्रैक्शन थोड़ा कम होना, उड़ने वाली एबिलिटी ज्यादा होना, यही पॉजिटिव डेविएशन था। तो कार्बन टेट्रा हाँ, और ये ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन ये दोनों। बेंजीन और टोलिन नहीं, बेंजीन और टोलिन में ना कुछ अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव डेविएशन वाले में आएगा। फिर फिनोल और एनिलीन ये दोनों नहीं, ये दोनों होगा, ये दोनों नहीं होगा। एकदम ये सीधा सीधा एग्जाम्पल को याद करके जाना है। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब ऊपर अभी जो 2 क्वेश्चन आया, एक 13 में और एक 16 में, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं था, है ना। ओके, नेक्स्ट है, ये रहा एक ग्राफ। 19 नंबर क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखो, फॉर अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग LM, द वेपर प्रेशर ऑफ L, है ना, जो लिक्विड प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ M in solution is shown in the figure. Here XL XM represents mole fraction of L and M, ठीक है, वो नीचे इस डायग्राम में शो किया रेस्पेक्टिवली इन द सॉल्यूशन। करेक्ट स्टेटमेंट बताइए क्या क्या होगा। ठीक है, ये रहा हमारा ग्राफ, ध्यान दो, यहां पर मोल L है, इधर M होगा, क्लियर। तो ये रहा मोल फ्रैक्शन, यहां 1 है, किसका, यहां XM बराबर 1, और इधर तो XL बराबर 1 होने वाला होगा। तो ये जो वेपर प्रेशर Z आ रहा है वो कौन होगा, P0 ऑफ प्योर ऑफ L, और यहां पर M1 है, यहां तो कुछ दिया ही नहीं है साइड, ठीक है, नहीं दिया तो आराम से रहेंगे। अब देख, यहां से यहां इस पॉइंट अगर एक सीधा लाइन खींचा जाए तो ये आइडियल वाला लाइन खींचा होगा, और ये जो ऐसे करके वेरी करके चल रहा है, मतलब कौन सा डेविएशन है ये हमारा अब पॉजिटिव डेविएशन है। ये कौन सा डेविएशन आ गया, पॉजिटिव। इधर बना लेते हैं, इधर लिख देते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन है। मतलब दोनों सॉल्यूशन, दोनों जो लिक्विड है, लिक्विड कौन कौन, L प्लस M आपस में मिलकर के पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। इसका मतलब पढ़ते हैं आगे क्या क्या ऑप्शन लिखा हुआ है ना। तो ये तो हम समझ गए कि पॉजिटिव डेविएशन है, Z पॉइंट पर XL मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ L1 है, और ये P0 A बना। ओके, जैसे ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे, अट्रैक्टिव मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन LL प्योर लिक्विड L का और MM प्योर M स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ, हाँ सही बात है, याद है हम लोग इस वाले में लिखे भी थे कि AA का इंटरेक्शन और BB का इंटरेक्शन, जब ये दोनों आपस में, AB ये वीक होता है, ये दोनों ज्यादा स्ट्रांग होता है, मोर होता है, तो यहाँ तो वही है ना, AB की जगह LM यूज कर दिया है। ठीक है, तो पहला तो A तो हम करेक्ट मान के चलेंगे। B पढ़ते हैं, रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M एंड राउट्स लॉ ओबे व्हेन XL इज इक्वल टू 0। देखो, द पॉइंट M रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नहीं अभी हम यहाँ फोटो में भी तो बनाए थे ना,
ये रहा, ये जो डायग्राम था इसमें हम बोले थे ये xm है, मतलब इस जगह x बराबर xm बराबर 1 होगा, मतलब इस जगह xl बराबर 1। तो ये वाला पॉइंट क्या होने वाला है, ये प्योर वेपर प्रेशर L का ना, क्योंकि यहाँ तो L बराबर 1। तो वो जो यहाँ लिखा है सेकेंड स्टेटमेंट वो तो गलत है, मतलब बी पे हम नहीं जाएंगे। फिर देखो तो द पॉइंट Z है ना रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ, एक सेकेंड, ये रहा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M एंड राउल्ट्स लॉ ओबेज फ्रॉम 0 टू, नहीं पूरा पूरा तो नहीं हुआ, हम ऐसे लाइन खींचे थे प्योर का, वो तो ऐसे करके जा रहा था, तो ये तो नहीं फॉलो हुआ। सी भी गलत, क्योंकि बोला फ्रॉम यहां से यहां तक कहीं नहीं फॉलो हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट पर और लास्ट पे फॉलो हो रहा है। अगला है द पॉइंट Z रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L। ठीक है, अब बिल्कुल आया कि ये वाला जो यहाँ जो पॉइंट बना था वो P0 क्या था, L था। एंड राउल्ट्स लॉ इज ओबेड व्हेन L इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी सही है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट, दो ही पॉइंट पर राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है। ये रहा कि ये जो हमारा था ये वाला पॉइंट, वो पॉइंट क्या था, P0L। और राउल्ट्स लॉ या तो यहाँ फॉलो हो रहा है या यहाँ हो रहा है, इनके बीच में कहीं फॉलो नहीं हो रहा है, काफी ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर A और D दो स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है, इसका ध्यान रखना है। क्लियर? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब क्या है वो देख लेते हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। सब्जेक्टिव तो एक भी क्वेश्चन पिछले 15 साल वाले में से नहीं है, लास्ट 15 ईयर वाले में से एक भी क्वेश्चन नहीं है। देखो 2006 तक लास्ट है कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का, मतलब सब्जेक्टिव टाइप तो नहीं करेंगे यहाँ पर। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, रीड पैसेज। पैसेज वाले में से एक क्वेश्चन था जो 2008 में आया है। क्या कहता है कि इस पैसेज को पढ़िए, पढ़ते हैं अभी है ना, फिर आगे बढ़ते हैं पढ़ पढ़ कर, क्योंकि ये 2008 में है, मतलब 15 साल के विदिन में है। क्या कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। क्लियर? ये रहा हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंशन। प्रॉपर्टी सच एज बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर है ना, सॉल्वेंट चेंजेस व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू गेट होमोजेनियस सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड कॉलर। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल इन डे टू डे लाइफ। One of its example is the use of ethylene glycol, ethanol, and water mixture as anti-freezing liquid in the radiator of automobiles। ठीक है, याद रखना, मेंस में कहीं कहीं पूछता है एंटी फ्रीजिंग रिएजेंट। तो ये दोनों जो हम मिलाते हैं तो वो एंटी फ्रीजिंग की फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो घटा देता है और डिप्रेस कर देता है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अ सॉल्यूशन M, ध्यान देना, अब यहां से ये लग रहा है क्वेश्चन कुछ शुरू हुआ है कि अ सॉल्यूशन M is prepared by mixing ethanol and water. The mole fraction of ethanol in the mixture is 0.9। मतलब ये जो सॉल्यूशन M है वो M इथेनॉल प्लस वाटर से मिलकर बना है, और इथेनॉल का X जो दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन वो 0.9 दिया, मतलब ये 0.1 होगा, ये तो बहुत कम हो गया, ये तो बेहद ही बहुत ही ज्यादा कम हो गया। तो हम अब यहाँ पर इसको एज ए सॉल्वेंट ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे, अल्कोहल को एज ए सॉल्वेंट ट्रीट करना है। अब देखो बाकी सब इंफॉर्मेशन गिवन है कि फ्रीजिंग पॉइंट इसका आप जो डिप्रेशन कांस्टेंट है KF इतना लीजिए वाटर का, KF इथेनॉल का इतना लीजिए, ये अच्छा ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है कि स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबका देखो, वाटर है, इथेनॉल है, फिर स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब प्योर स्टेट में सबका बॉइलिंग पॉइंट भी दे दिया। ओके, ये सब चीज गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया, और बोला क्या, इन आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन है ना,
consider the solution to be ideal dilute solution and solute to be non-volatile non-dissociative। क्या क्या बोला गया है, ध्यान से देखो कि इस सॉल्यूशन को मान के चलिए कि बहुत डाइल्यूट है, मतलब वाटर का मोल फ्रैक्शन जो है वो मोल्स हम कंसीडर नहीं करेंगे जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अच्छा, और वाटर उड़ने वाला भी नहीं है, सॉल्यूट क्योंकि वो ज्यादा कौन है, ये तो सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट अब उड़ने वाला नहीं रहा। तो बताइए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछा गया है कि ये जो सॉल्यूशन है वो किस टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, सिर्फ देखना है यहाँ पे काम क्या होने वाला है। डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू आई तो लेना ही नहीं क्योंकि नॉन डिसोसिएटिव है, मतलब आई का वैल्यू 1 है, मोलालिटी इंटू के एफ। सॉल्वेंट कौन, हम बोले इथेनॉल लो क्योंकि ज्यादा इथेनॉल है, तो इथेनॉल के बारे में यहाँ पर इथेनॉल का ऊपर में दिया हुआ है प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट 155.7 155.7 माइनस क्या होता है डेल्टा टी एफ की टी फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन, ये पूछा है। मोलालिटी याद है, एक फॉर्मूला कभी हम बताए थे, मोलारिटी और ये मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट रिलेशन था कि मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे 1000 XB बाय XA इंटू मोलर वेट ऑफ A। ये डायरेक्ट रिलेशन है, वो यहाँ लगा देते हैं। मोलालिटी नहीं पता है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, सॉल्वेंट कौन है, इथेनॉल है, ये A माना जाएगा इथेनॉल को, B माना जाता है सॉल्यूट को, सॉल्यूट यहाँ वाटर है, तो यहाँ सीधा सीधा पुट कर देते हैं कि 1000 इंटू 0.1 XA। XA क्या होने वाला है वो देख लेते हैं, 0.9 इंटू मोलर वेट 46, ये भी यहाँ दिया है, इंटू कहाँ गए हम KF। KF कौन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये किधर दिया, ऊपर दिया है, इथेनॉल का 2, ये रहा 2। यही सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ सॉल्वेंट किसको लिया गया, ध्यान देना, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ये बिना सॉल्व किए हम आंसर बताएंगे। क्या होगा ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ सॉल्वेंट माना गया है इथेनॉल का। इथेनॉल का प्योर स्टेट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 155, और उसको जब हम वाटर दे दिए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और फर्दर डिप्रेस हो गया, तो 155 से कम वैल्यू कौन सा है, सिर्फ एक यहाँ डी है, हो गया आंसर। नहीं तो ये पूरा सॉल्व करो, दोनों तरीका यूज कर सकते हैं। एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया क्लियर। इसी चीज को जब हम पूरा पूरा सॉल्व करते हैं ना, तो ये 155.7 मिला, आगे और मिलेगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से ये बनेगा, तो ये तो बन गया। अगला क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, है ना, 43 तो हम लोग कर लिए, 43 कर लिए, 44 और 45 2008 का ये क्वेश्चन है, लास्ट है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन M इज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन M, जो उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, क्लियर। फिर कैसे सॉल्व होगा, फिर से हमारा सॉल्वेंट कौन, अल्कोहल, अल्कोहल फिर से सॉल्वेंट है और सब मोल फ्रैक्शन वगैरह दे दिया गया है, तो अब हम इसमें काम क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा काम होगा कि वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट दे दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल इज 40। तो हम लोग पढ़े थे P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल्स टू X, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ वाटर मतलब 0.1, यहाँ पर 40 माइनस
PS/40 इज इक्वल्स टू 0.1 बन गया ही। ये 4 इधर इंटू हो जाएगा, मतलब 40 से कुछ कम आंसर आने वाला है, 39.3 के आसपास रहेगा, है ना। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब 45 क्या बोलता है, ध्यान देना। 45 नंबर क्वेश्चन कि वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन m, मतलब इसमें अब वाटर ऐड कर दिए सच दैट बिकम्स 9। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उल्टा हो गया काम। अभी तक इससे पहले क्या था इस क्वेश्चन में, ये इससे पहले क्या था कि जो सॉल्यूशन m था ना, उसमें अल्कोहल इथेनॉल था प्लस वाटर था। ये 0.9 था, ये 0.1। अब इसमें इतना पानी मिलाया गया ना कि ये 0.1 और ये 0.9 हो गया। अब सॉल्वेंट बन गया वाटर, ये सॉल्यूट है। क्या किया जाए, अब डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट बोला है, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ लिखते हैं जब डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू केबी। ये क्या होता है, टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू, फिर मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की जगह फिर से ऐसे वाला पुट कर देते हैं, क्योंकि हमको तो मोलैलिटी पता नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन का रिलेशन पता है। वही चीज यहाँ हम लिख देंगे 1000 इंटू 0.1 बाय 0.9 इंटू 18। सॉल्वेंट पानी हो गया। केबी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, केबी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ वाटर, केबी 0.52। ये याद हो जाता है धीरे धीरे सॉल्व करते करते क्वेश्चन, है ना। बट जो दिया होगा वही पुट करना है। यहाँ पर प्योर स्टेट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद 100 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा ही आने वाला है। आई बात समझ में। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा पूरा, ठीक है, 100 से ये थोड़ा सा तो ज्यादा आएगा। 100 से कितना ज्यादा आएगा वो देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है अपना 45 है, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी दे रहा है आंसर में। मतलब कि जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो डेल्टा टी ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो आ जाता है 376.2 केल्विन। मतलब कितना डिग्री आया, मतलब ये वाला आंसर कितना आएगा ना, तो -273 करके देख लो, वो आंसर आ जाएगा। तो 3 पॉइंट, ओके ठीक है। तो ये जब सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 3.2 डिग्री सेल्सियस। इतना बढ़ गया, क्या बढ़ गया, डेल्टा टी भी बढ़ गया। तो उसमें 100 मतलब 100 इक्वल टू 103 पॉइंट, तभी ये आ जाए। आई बात समझ में, ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 22 में से हम लोगों ने 11 सॉल्व किया, अभी 11 और बचा हुआ है। जो एकदम लेटेस्ट है ना, वो अब शुरू होगा, मतलब वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा। और वो सब कौन सा, इंटीजर टाइप है। ये रहा न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप 14 से इसमें तो शुरू ही हुआ है, देखे भी थे वीडियो के शुरुआत में ही। क्लियर। तो अगले क्लास में इसके आगे का पार्ट। ओके, तब तक के लिए बाय।